नमस्कार। कभी सोचा है कि हर धातु का, हर मेटल का अपना एक अलग ही अंदाज होता है। कुछ एकदम शांत स्वभाव के होते हैं और कुछ इतने बेचैन कि बस मौका मिलते ही रिएक्ट कर जाते हैं। तो आज हम धातुओं की इसी दुनिया के कुछ रासायनिक राज खोलेंगे और समझेंगे कि ये अलग-अलग तत्वों के साथ कैसे पेश आते हैं। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी न कभी आता ही है। ये रोजमर्रा की एक पहेली है ना? कुछ धातुएं वक्त के साथ खराब हो जाती हैं, जबकि कुछ की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। इस पूरी चर्चा के आखिर तक इस क्यों का जवाब हमें मिल जाएगा। तो अपने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम इन पड़ावों से गुजरेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि धातुएं रिएक्ट करती ही क्यों हैं। फिर देखेंगे कि हवा, पानी और एसिड के साथ इनका क्या रिश्ता है। फिर धातुओं का एक दूसरे से मुकाबला करवाएंगे और आखिर में पहुंचेंगे अभिक्रियाशीलता श्रेणी पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि सारी धातुएं एक जैसी नहीं बनी होती। रासायनिक तौर पर कुछ धातुएं रिएक्ट करने के लिए बहुत उतावली होती हैं। मतलब वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को देने के लिए तैयार रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ धातुएं बड़ी स्टेबल और अपने आप में मगन रहती हैं। तो हमारी छानबीन शुरू होती है सबसे आम रिएक्शन से। जब धातुओं को सिर्फ हवा में यानी ऑक्सीजन के संपर्क में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। ये समझिए कि ये उनके केमिकल कैरेक्टर का पहला और सबसे बेसिक टेस्ट है। यहाँ एक सीधा साधा सा नियम काम करता है। जब कोई धातु ऑक्सीजन से मिलती है तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड। ये एक जनरल रूल है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, हर धातु इस नियम को अलग अलग रफ्तार और तेजी से फॉलो करती है। चलिए कुछ असली उदाहरण देखते हैं। जैसे जब तांबे को हवा में गर्म करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। वैसे ही एल्यूमिनियम बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और मजेदार बात यह है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ये पतली सी परत एल्यूमिनियम को आगे खराब होने से बचाती है। यही वजह है कि एल्यूमिनियम के बर्तन जल्दी खराब नहीं होते। अब यहां एक बड़ा ही खास मामला सामने आता है। कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का दोहरा व्यक्तित्व होता है। इन्हें एम्फोटेरिक या उभयधर्मी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ये हालात के हिसाब से एसिड और बेस दोनों की तरह बर्ताव कर सकते हैं। ये बात इन्हें बहुत अनोखा बना देती है। तो ये रहा सबूत। देखिए, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और पानी बनाता है, और जब वो एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी वो एक अलग तरह का सॉल्ट और पानी ही बनाता है। ये इसकी दोहरी प्रकृति को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। चलिए अब अगले टेस्ट पर चलते हैं। लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। पानी के साथ रिएक्शन हवा के साथ रिएक्शन से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। इससे हमें धातुओं की रिएक्टिविटी के बारे में और भी गहरी बातें पता चलेंगी। ये जो सेटअप दिख रहा है, इसे वैज्ञानिक लैब में इस्तेमाल करते हैं ताकि धातुओं का भाप के साथ रिएक्शन सुरक्षित तरीके से स्टडी किया जा सके। ये उपकरण उन्हें ये देखने और मापने में मदद करता है कि आखिर हो क्या रहा है, जैसे कि कौन सी गैस बन रही है। तो यहाँ दो तरह के नतीजे मुमकिन हैं। जब कोई धातु ठंडे पानी से रिएक्ट करती है तो वो आमतौर पे मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन जब वही धातु भाप से यानी स्टीम से रिएक्ट करती है तो वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। सब कुछ पानी की एनर्जी पर निर्भर करता है। और यहाँ तो नतीजे एकदम अलग अलग हैं। पोटेशियम और सोडियम ठंडे पानी के साथ इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, और जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसमें तो तुरंत आग लग जाती है। कैल्शियम थोड़ा शांत है, वो रिएक्ट तो करता है पर आग नहीं पकड़ता। और लोहा तो ठंडे पानी से रिएक्ट ही नहीं करता, उसे रिएक्ट करने के लिए भाप चाहिए। ये रिएक्टिविटी में जमीन आसमान का फर्क दिखाता है। अब बारी है धातुओं की रासायनिक ताकत के सबसे बड़े इम्तिहान की, एसिड के साथ उनका रिएक्शन। ये टेस्ट सच में बताएगा कि कौन सी धातु केमिकल तौर पर कितनी मजबूत है। ये एक बड़ा सवाल है। क्या सभी धातुएं एसिड के जबरदस्त केमिकल हमले के सामने घुटने टेक देती हैं, या कुछ ऐसी भी हैं जो इसका सामना करती हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो इसका भी एक सीधा सा नियम है। जब कोई धातु एक डाइल्यूट एसिड मतलब पानी में घुले हुए एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो नतीजा होता है एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बुलबुले देखकर हम बता सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है, और बुलबुले जितनी तेजी से निकलते हैं धातु उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होती है।
अब वक्त है एक सीधे मुकाबले का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम एक धातु को दूसरे धातु के सामने खड़ा करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा ताकतवर है। ये एक तरह का केमिकल दंगल है। ये एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है। अब यहाँ सवाल ये है, क्या लोहा तांबे को उसके सॉल्यूशन से बाहर धकेल सकता है? इसका जवाब छिपा है उनकी अपनी अपनी रिएक्टिविटी में। तो नियम बड़ा सिंपल है। एक ज्यादा रिएक्टिव धातु यानी धातु ए एक कम रिएक्टिव धातु यानी धातु बी को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से बाहर निकाल फेंकती है। सीधे शब्दों में कहें तो मजबूत धातु कमजोर धातु की जगह ले लेती है। चलिए इसे अपने उदाहरण से समझते हैं। चूंकि लोहा तांबे से ज्यादा रिएक्टिव है, वो तांबे को सॉल्यूशन से हटा देता है और कील पर तांबे की एक भूरी परत चढ़ जाती है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, मतलब तांबे के तार को आयरन सल्फेट में डालें, तो कुछ भी नहीं होता। तांबा इतना रिएक्टिव नहीं है कि वो लोहे को उसकी जगह से हटा सके। तो अब तक हमने जो भी देखा, जो भी सबूत इकट्ठा किए, उन सबको एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। हवा, पानी, एसिड और दूसरी धातुओं के साथ रिएक्शन से हमने जो कुछ भी सीखा है, वो सब मिलकर एक बहुत ही काम की लिस्ट तैयार करेगा। ये वो पल है जिसका हमें इंतजार था। इन सभी टेस्ट के आधार पर अब हम धातुओं को उनकी रिएक्ट करने की क्षमता के हिसाब से रैंक कर सकते हैं, सबसे ज्यादा से सबसे कम तक। और यही वो चाबी है जो हमारे शुरुआती सवाल का ताला खोलेगी। और ये रही वो लिस्ट, अभिक्रियाशीलता श्रेणी। लिस्ट में सबसे ऊपर पोटेशियम जैसी धातुएं हैं जो पानी के साथ भी धमाका कर देती हैं। बीच में लोहा जैसी धातुएं हैं जो धीरे धीरे रिएक्ट करती हैं, जैसे जंग लगना। और सबसे नीचे सोना है जो लगभग किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता। तो अब बात समझ में आई। लोहे का गेट इसलिए जंग खाता है क्योंकि वो इस लिस्ट में बीच में है। वो हवा और पानी से रिएक्ट कर जाता है, जबकि सोना इतना कम रिएक्टिव है कि वो हमेशा चमकता रहता है। यही वजह है कि सोना इतना कीमती है। ये बात इस पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। ये जानना कि कोई धातु इस लिस्ट में कहाँ है, हमें ये अंदाजा लगाने की ताकत देता है कि वो अलग अलग केमिकल सिचुएशन में कैसा बर्ताव करेगी। ये विज्ञान की मदद से भविष्य बताने जैसा है। तो इस नई जानकारी के साथ अब सोचने की बारी है। हमारी लिस्ट के हिसाब से तांबा सोने से तो ज्यादा रिएक्टिव है ही, वो चांदी से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर तांबे का सिक्का सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। यह अपने नए ज्ञान को परखने का एक बेहतरीन तरीका है।